देखिए मानव प्रजनन तंत्र की बात कर रहे हैं तो मानव प्रजनन तंत्र में दिख रहा है क्या? देखिए जिस प्रक्रम द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रजनन तंत्र कहते हैं। जिस प्रक्रिया द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, है ना, बच्चे पैदा करते हैं, वो क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है। प्रजनन जीवों का सर्वप्रमुख लक्षण है। अगर प्रजनन नहीं करेंगे तो सारी प्रजातियां इस दुनिया से समाप्त हो जाएंगी। इस पृथ्वी पर जीव जातियों की सततता प्रजनन के फलस्वरूप ही संभव हो पाई है कि लगातार नई प्रजातियां आते आ रही हैं और संसार चल रहा है। इस प्रकार प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपनी जैसी अन्य उर्वरक संतानों की उत्पत्ति करते हैं कि वो संतानें भी आगे जाके संतानें पैदा कर सकती हैं और इस प्रकार अपनी संख्या में वृद्धि कर अपनी जाति के अस्तित्व को बराबर बनाए रखने उसे विलुप्त होने से बचाया जाता है। ऐसी बहुत सी प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो गई हैं। जैसे शेर, आप देख रहे हैं शेर जो है अपने जीवन काल में, जो टाइगर है वो एक दो बच्चे ही पैदा करता है तो वो कम है ना। तो जो प्रजाति जितना कम प्रजनन करती है उसकी संख्या उतनी सीमित रहती है। ठीक है। जीवों के प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों को क्या कहते हैं? प्रजनन अंग कहते हैं। ठीक है। जो अंग प्रजनन में हिस्सा लेते हैं उन्हें कहते हैं प्रजनन अंग तथा एक जीव के सभी प्रजनन अंग को सम्मिलित रूप से प्रजनन तंत्र कहते हैं और उन सभी अंगों को मिलकर क्या बनाया जाता है? प्रजनन तंत्र। अब अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं। जैसे भाई पौधों में प्रजनन अलग तरीके से होता है, अलग प्रकार अंग होते हैं, है ना। किसी में ऐसे बहुत से जीव होते हैं जिनके एक ही शरीर पर नर और मादा जनन अंग दोनों पाए जाते हैं, उन्हें उभयलिंगी कहते हैं, जैसे केचुआ वगैरह होता है। हम चूंकि मानव प्रजनन तंत्र की बात कर रहे हैं तो मानव प्रजनन तंत्र में हम देखते हैं कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव एक लिंगी प्राणी है। कैसा प्राणी है? एक लिंगी। मानव जो है वो एक लिंगी प्राणी है। अब एक लिंगी प्राणी है मतलब मानव एक लिंगी प्राणी है जिसके एक शरीर पर एक ही लिंग पाया जाता है, नर अलग होता है और मादा अलग होती है। ठीक है। यानी कि नर और मादा लिंग अपना अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। ठीक। जो जीव केवल शुक्राणु उत्पन्न करता है, क्या बनाता है? केवल शुक्राणु, उसे क्या कहते हैं? उसे नर कहते हैं, उसे नर कहते हैं। और जिन जीवों में केवल अंडाणु की उत्पत्ति होती है, केवल अंडाणु बनता है, उसे क्या कहते हैं? अंडाणु उत्पत्ति होती है उसे कहते हैं मादा। क्या कहा जाता है? मादा कहते हैं। मानव में प्रजनन तंत्र अन्य जंतुओं की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित और जटिल है। बहुत विकसित है और बहुत जटिल है क्योंकि भैया योनि है, अंडाशय है, या टेस्टोस्टेरोन, हार्मोन्स निकलते हैं अलग अलग। मानव में अपने निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की लिए फैलोपियन नलिका तथा निषेचन कहाँ पर होता है? फैलोपियन नलिका में कायम होता है, जिसे हम अंडवाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडवाहिनी। तथा भ्रूणीय, देखो निषेचन हो गया कहाँ पर? फैलोपियन नलिका में। और भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में। भ्रूणीय विकास कहाँ होता है? गर्भाशय तथा में होता है। मानव जरायुज होता है। आप जानते हैं प्राणी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अंडज। अंडज मतलब जो पहले सीधा पक्षियों के अंडा पैदा होता है, अंडे से बच्चा। ठीक है। और दूसरा होता है जरायुज। जरायुज मतलब कि जो सीधा बच्चा पैदा करते हैं। एक ऐसे होते हैं जो जो अल्प विकसित बच्चा पैदा करते हैं, है ना, जैसे कि कंगारू। कंगारू जो होता है वो उनका बच्चा जो होता है अर्ध विकसित पैदा होता है। अर्ध विकसित में उसके पेट में एक खोल होता है। कंगारू के में बच्चा जो होता है पूर्ण विकसित नहीं होता, वो अल्प विकसित पैदा होता है। उसको कुछ समय तक कायम रखती है, वो अपने खोल में रखती है पेट के में, वहां पर वो पूरा विकसित होता है। ठीक है। तो मानव का जो बच्चा, जरा मतलब जिनके सीधे संतान बच्चे के रूप में, शिशु के रूप में, भ्रूण के रूप में पैदा होती है, अर्थात सीधे शिशु को जन्म देते हैं। मानव में जनन अंग मादा में 12 से 13 वर्ष में, जो स्त्रियां हैं, मादा हैं, लड़कियां हैं, उनमें जनन अंग 12 से 13 वर्ष में परिपक्व हो जाते हैं। और जो पुरुष होते हैं, जो नर होते हैं, उनमें जो होता है जनन अंग, उनमें जो जनन अंग होते हैं वो लगभग 14 से 15 से 18 वर्ष की उम्र में प्राय क्रियाशील हो जाते हैं। यानी कि हम क्या समझ रहे हैं कि लड़कियों के जनन अंग थोड़ा जल्दी सक्रिय हो जाते हैं, 12-13 वर्ष में मासिक धर्म की शुरुआत हो जाती है, जबकि पुरुषों के जनन अंग जो होते हैं 15 से 18 वर्ष की उम्र में प्राय परिपक्व होते हैं। प्रजनन अंग भी कुछ हार्मोन्स
स्त्रावित करते हैं, हम जानते हैं प्रजनन अंग से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, पुरुषों में अलग होते हैं और स्त्रियों में अलग होते हैं, है ना। और ये जो शरीर में अनेक प्रकार के परिवर्तन लाते हैं, जैसे कि चाहे तो लड़कियों की आवाज़ का पतली होना, लड़कों का आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मूछों का आना, बालों को उगना, लड़कियों के वक्षस्थलों का बड़ा होना, कूल्हों का बड़ा होना, लड़कों की छाती का चौड़ा होना, कंधों का चौड़ा होना, ये सब काय की वजह से होते हैं परिवर्तन? हार्मोन्स की वजह से। काय की वजह से होते हैं? हार्मोन्स की वजह से। ऐसे परिवर्तन मादा में प्रायः वक्ष, स्तन और जननांगों पर बाल उगना तथा नरों में दाढ़ी मूछें आना परिलक्षित होता है। ये सब काय की वजह से होता है? हार्मोन्स वजह से। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन, मादा में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, ये हार्मोन निकलते हैं। मानव में नर तथा मादा प्रजनन अंग पूर्णतः अलग अलग होते हैं। अब हम एक एक अंग को पहले पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? नर प्रजनन तंत्र की। ये नर प्रजनन तंत्र है। इसमें हमने देखा है कि इसके पहले हम अंगों को देख लेते हैं। सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है वो क्या होता है? वृषण। क्या होता है? वृषण। वृषण जो है मानव जनन अंग, नर जनन अंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इसमें ही शुक्राणु स्पर्म का निर्माण होता है। इसी के ऊपर एक जो खोली है इसे कहते हैं वृषण कोश। इसका जो कवर है उसे क्या बोलते हैं? वृषण कोश। ठीक है। इसके ऊपर ये जो कुंडलित संरचना पाई जा रही है, जो यहाँ पर नहीं दी है, इसे मैं लिख देता हूँ, ये क्या है? ये कहलाता है अधिवृषण। क्या कहलाता है? ये अधिवृषण कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिवृषण। ठीक है। इसी से एक नली निकल के गई है, ये नली निकल के जा रही है। इस नली से यहाँ पर शुक्राणु इकट्ठे होते हैं, इसलिए इस नली का नाम क्या है? शुक्रवाहिनी। क्या नाम है? शुक्रवाहिनी। और जहां पर शुक्राणु इकट्ठे होते हैं उसे क्या बोलते हैं? शुक्राशय। क्या बोलते हैं? शुक्राशय। ठीक है। अच्छा, ऊपर हमारा ये क्या है? मूत्राशय। इसमें किडनी से क्या आई है? नली आई है, जिसमें जिसमें क्या बनता है? किडनी में क्या बनता है? मूत्र बनता है, रक्त का शुद्धिकरण होता है। वो काय में इकट्ठा होता है? मूत्राशय में। मूत्राशय से नली आई है और ये शुक्राशय से नली आई, दोनों एक ही जगह आके मिल गई। जहां पर ये मिलती हैं वहीं पर कौन सी ग्रंथि होती है? प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या होती है? प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है। और ये जो अंग है इसे बोलते हैं क्या? सिसिन। क्या बोलते हैं? सिसिन। और ये सिसिन के मध्य से निकलता है मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग से ही क्या निकलते हैं? शुक्राणु। ठीक है। तो ये अंगों को समझ लिया हमने। अब इनको डिटेल से पढ़ लेते हैं कि जनन, देखिए, जनन कोशिका उत्पादन करने वाला अंग, जनन कोशिकाओं को निश्चित करने के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र कहलाते हैं। यानी कि जनन अंग निर्मित करने वाला और जनन को, शुक्राणुओं को अपने गंतव्य तक यानी मादा गर्भाशय तक पहुंचाने वाले सभी अंगों को मिला के कहते हैं जनन तंत्र कहते हैं। ठीक है। मानव नर के प्रजनन तंत्र में निम्नलिखित लैंगिक अंग होते हैं। कौन कौन से? सेक्स और अंग होते हैं। नंबर 1 वृषण तथा वृषण कोश। नंबर 2 अधिवृषण, कुंडलित संरचना। नंबर 3 शुक्रवाहिका। ये क्या है? शुक्रवाहिका। नंबर 4 शुक्राशय, जहां पर शुक्राणु इकट्ठे होते हैं। नंबर 5 मूत्र मार्ग, ये जो मूत्र मार्ग है। नंबर 6 सिसिन, एक मासल अंग जो शुक्राणुओं को मादा योनि में पहुंचाता है। और पुरस्थ या प्रोस्टेट, हिंदी में कहते हैं पृष्ठ, अंग्रेजी में कहते हैं प्रोस्टेट। ये ग्रंथि हो गई। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण अंग जिसका नाम क्या है? वृषण या वृषण कोश। वृषण या वृषण कोश। ठीक है। वृषण नर जनन ग्रंथियां हैं। नर जनन ग्रंथियां क्योंकि शुक्राणु उसी में बनते हैं, है ना, जो अंडाकार होती हैं। कैसी हैं? अंडे के आकार की। इनकी संख्या 2 होती है, एक जोड़ी। कितनी होती है? 2 होती हैं। वृषण नर में पाए जाने वाला प्राथमिक जनन अंग है। प्राथमिक जनन अंग मतलब क्योंकि इसमें ही सबसे पहले क्या बनते हैं? स्पर्म, शुक्राणु का निर्माण होता है। वृषण त्वचा की बनी एक थैली रचना में स्थित है। मतलब ये जो कवर है वृषण कोश, एक स्किन, त्वचा की बनी हुई एक थैली शरीर के बाहर लटकती रहती है। इसे वृषण कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे वृषण कोश कहते हैं। वृषण की कोशिकाओं द्वारा नर युग्मक अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण होता है। क्या बनता है इसमें? शुक्राणु बनते हैं। क्या बनते हैं? शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु का उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। बताया मैंने, क्योंकि ये जो वृषण कोश है ये शरीर से बाहर इसलिए है क्योंकि तापमान थोड़ा सा कम रहे। ठीक है। यही कारण है कि वृषण उदर गुहा, उदर मान पेट के, उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। एक औसत स्खलन में, स्खलन का मतलब होता है निकलने में, एक बार जो वीर निकलता है शरीर से लगभग 1 चम्मच शुक्र स्रावित होता है। और उस शुक्राणुओं की संख्या 20 से लेकर कितनी हो सकती है? 20 लाख तक। जो एक बार वीर स्खलित होता है, वीर निकलता है, उसमें
उसकी मात्रा लगभग 1 चम्मच 20 ग्राम के आसपास होती है, या उसमें 20 से लेकर 20 ग्राम तक क्या होते हैं, 20 से लेकर 20 लाख तक क्या होते हैं, शुक्राणु। शुक्राणु मतलब स्पर्म, ये क्या है, ये शुक्राणु, ये क्या है, शुक्राणु। ये शुक्राणु का हमने पूरा थोड़ा सा डिटेल में डायग्राम दे दिया। शुक्राणु जो होता है, देखिए शुक्राणु के 3 हिस्से होते हैं, ऊपर का हिस्सा शीर्ष भाग, मध्य भाग और पूंछ। एक स्पर्म की 20 से 20 लाख तक होते हैं। ये जो ऊपर वाला भाग होता है, इसके ऊपर जो कवर होता है उसे क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य कला प्लाज्मा झिल्ली। एक बात याद रख लेना, इसका जो मध्य वाला भाग होता है ना, बीच वाला हिस्सा, इसी में होता है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसी माइटोकॉन्ड्रिया के वजह से जो होता है, इसी माइटोकॉन्ड्रिया के वजह से जो ये शुक्राणु जो होते हैं आगे की ओर क्या कर पाते हैं, गति कर पाते हैं। समझ में आ रही मेरी बात। जब ये मादा के गर्भाशय में छोड़ दिए जाएंगे लाखों शुक्राणु, तो ये योनि में छोड़े जाएंगे, और ये पहुंचना कहाँ तक है, फेलोपियन नलिका तक पहुंचना है। तो ये गति करते हैं, तो गति कैसे करते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होती है, मध्य में होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। तो कभी प्रश्न बने कि शुक्राणु कितने हिस्से हैं, 30। ये शीर्ष होता है ना, ये ग्रीवा होती है, और ये क्या होती है, पूंछ। सिर, गर्दन, पूंछ। ठीक है, अब देखो शुक्राणु की लंबाई कितनी होती है, 5 माइक्रोन। इसकी टोटल लंबाई कितनी होती है, 5 माइक्रोन। माइक्रोन मतलब बहुत ही कम। ठीक है, ये 3 भागों में विभाजित रहता है, सिर, ग्रीवा और पुच्छ में। सिर और ग्रीवा और पूंछ में। शुक्राणु शरीर में 30 दिन तक, अगर मेरे शरीर में जो स्पर्म बन रहे हैं, नर के शरीर में जो शुक्राणु बन रहे हैं, वो 30 दिन तक मेरे शरीर में जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि ये संभोग के पश्चात यदि मादा शरीर में पहुंच जाते हैं, तो वहां पर 72 घंटे जिंदा रह सकते हैं। बात सही में आ रही। जबकि मैथुन के पश्चात स्त्रियों में केवल 72 घंटे तक ही जीवित रहते हैं। जहां बन रहे हैं नर शरीर में 30 दिन तक जीवित रहेंगे, और मादा शरीर में पहुंचने पर ये 72 घंटे जीवित रहेंगे। वृषण में एक प्रकार का द्रव भरा रहता है। वृषण मतलब ये जो हमारा वृषण है, इसमें एक प्रकार का लिक्विड पदार्थ भरा होता है, जिससे कि इसकी सुरक्षा होती है ना, जिसे वृषण द्रव कहते हैं। वृषण का प्रत्येक खंड शुक्र जनन नलिकाओं से भरा रहता है, यानी उसमें बारीक बारीक नलिकाएं होती हैं। ये नलिकाएं छल्लेदार होती हैं। शुक्र जनन नलिकाओं के बीच में अंतराली कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं, जो नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्त्राव करती है। नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कौन निकालता है भैया, ये जो घूमी फिरी यहाँ पर क्या पाई जाती हैं, नलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, उन्हीं में क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं, और उन्हीं में क्या बनता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्त्रावित करते हैं। यह हार्मोन लैंगिक लक्षण मतलब क्या, दाढ़ी मूछों का आना, छाती का चौड़ा होना, आवाज का भारी होना, लड़कियों की तरफ आकर्षित होना, ये सब कैसे पैदा होता है, टेस्टोस्टेरोन से, के विकास और नियंत्रण में सहायक होती हैं। ये शुक्र जनन नलिकाएं आपस में मिलकर शुक्र अपवाहिका मतलब शुक्र को बहाने वाली नली, अपवाहिका बनाती हैं। शुक्र अपवाहिकाएं मिलकर अंत में अधिवृषण वाहिनी बनाती हैं। क्या बनाती है, अंत में अधिवृषण वाहिनी। ये अधिवृषण वाहिनी हो गई। वृषण में ही शुक्र जनन नलिकाओं द्वारा शुक्राणु कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है, और वृषण में शुक्राणु कोशिकाएं अधिवृषण में चली जाती हैं, वहां वे संचित रहती हैं। वृषण का प्रमुख कार्य शुक्राणु का निर्माण करना और नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करना। अब आप 2 पॉइंट याद रखेंगे, क्या कि भाई वृषण जो होते हैं उनका मुख्य काम क्या है, मुख्य काम है शुक्राणु का जनन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन। ठीक है, अब आप आगे देखें। देखिए अधिवृषण की बात करें, जो ग्रंथि अधिवृषण, वास्तव में शुक्र वाहिनियां ही आगे जाके कुंडलित हो क्या बना देती हैं, अधिवृषण ग्रंथि बना देती हैं। यह एक 6 मीटर लंबी कुंडलित नलिका है। कैसी नलिका है, कुंडलित नलिका। ये देखिए, ये यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ पर हमारी अधिवृषण पाई जाती है, सॉरी कहाँ पहुंच गया मैं, यहाँ पर क्या पाई जाती है, अधिवृषण। इसे हम क्या बोलते हैं, एपिडिडिमिस इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एपिडिडिमिस। ठीक है, यह एक ग्रंथि है जो प्रत्येक वृषण के पीछे स्थित होती है। दोनों वृषण होते हैं, उनके पीछे स्थित होती है। यह वृषण से अच्छी तरह जुड़ी रहती है। इसका एक छोर वृषण से, एक छोर कहाँ जुड़ा है, वृषण से, एक छोर वृषण से, नली है तो एक 2 छोर होंगे नली के, है ना। एक नली है कैसी, कुंडलित नली है। कैसी है, कुंडलित नली है। ठीक है, एक छोर वृषण से, दूसरा छोर अधिवृषण से आगे जाकर शुक्र वाहिका बनाता है। इसी ये कुंडलित नली है, उसी को क्या कह रहे हैं, अधिवृषण। एक किनारा जुड़ा है काय से,
वृषण से, और दूसरा किनारा कहाँ से जुड़ गया जाके भैया, ये अपना ये क्या है हमारा शुक्रवाहिका। अगला हिस्सा से क्या बना रहा है, शुक्रवाहिका। ठीक है। अधिवृषण शुक्राणु के प्रमुख संग्रह स्थान का कार्य करता है, यानी कि जब शुक्राणु बन जाते हैं वृषण में तो इकट्ठा पहले पहले वो कहाँ होते हैं, अधिवृषण में, और जब संभोग के लिए शुक्राणुओं को भेजा जाता है तो वो कहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, जाके शुक्राशय में, और शुक्राशय से ही वो कहाँ पहुंचते हैं फिर श्वसन के द्वारा मादा जननांग में। ठीक है। इसके अतिरिक्त अधिवृषण में शुक्राणुओं का परिपक्वन, यानी कि जो यहाँ पर बने थे लेकिन वो सही तरीके से परिपक्व नहीं हुए थे, परिपक्व के कहाँ होते हैं वो, अधिवृषण में, इकट्ठा कहाँ होते हैं, अधिवृषण में शुरू में। ठीक है। यानी परिपक्वन भी कहाँ होता है, अधिवृषण में। परिपक्वन समझ रहे हो ना, कच्चे थे, अध बने थे, पूरे फूल तैयार हो जाएं, शुक्राणु यही सक्रियता प्राप्त करते हैं, सक्रिय मतलब एक्टिव हो जाते हैं कहाँ पर आके, अधिवृषण में। ठीक है। अब आती है बात का की शुक्रवाहिका की, तो शुक्रवाहिका का बस इतना सा काम है कि वो यहाँ से शुक्राणुओं को ले जाती है और श्वसन तक छोड़ देती है। यह एक पतली नलिका होती है जिसकी भित्तियां मांसपेशियों की बनी होती हैं। अधिवृषण से शुक्राणु शुक्रवाहिका में पहुंचते हैं। कैसे, अधिवृषण से शुक्राणु शुक्रवाहिका में पहुंचते हैं, अधिवृषण से शुक्राणु शुक्रवाहिका में पहुंच जाते हैं। शुक्रवाहिका अधिवृषण को शुक्राशय में से जोड़ती है, कहाँ से जोड़ती है, ये क्या है भाई, क्या है, शुक्राशय, कहाँ से जोड़ती है, शुक्राशय से। ठीक है। ये शुक्राणुओं को आगे की ओर बढ़ाने का काम करते हैं, यही शुक्राशय फिर कहाँ पहुंचाएगा, आगे श्वसन में पहुंचाएगा, कहाँ पहुंचाएगा, श्वसन में। अब देखिए फिर नंबर आता है क्या, शुक्राशय का। तो शुक्राशय का काम है भाई वो शुक्राणु इकट्ठा करता है। यह एक पतली जोड़ी पतली पेशीयुक्त भित्तियों वाली रचना होती है, क्योंकि याद रख लेना शुक्राशय दो होते हैं, कितने होते हैं, दो शुक्राशय जोड़ी में पाए जाते हैं, एक यहीं है और एक और इसके पास में। ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाती है, हमारी प्रोस्टेट ग्रंथि हो जाती है पास में। ठीक। ये पली युक्त रचनाएं होती हैं, यह प्रोस्टेट ग्रंथियों के ऊपर स्थित होती हैं, इनके नीचे क्या होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है। यह दोनों ओर के शुक्राशय मिलकर के स्खलनीय वाहिनी, स्खलनीय मतलब जिस नली से वीर्य बाहर, शुक्राणु बाहर निकलना है, का निर्माण करती है। आगे चल के ये इसी से क्या बनेगी, ये स्खलन वाहिनी। ठीक है। निर्माण करते, शुक्राशय से एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ स्त्रावित होता है। कल बताया था मैंने आपको, चिपचिपा लिक्विड पदार्थ निकलता है जो कि निकलता है जो जो इस रास्ते को चिकना कर देता है। पुरस्थ या प्रोस्टेट ग्रंथि, पुरस्थ मतलब प्रोस्टेट ग्रंथि, यह मूत्र मार्ग से ऊपर मूत्राशय तक संबंध रहता है। इसका आकार गोल सुपारी जैसा होता है, काय का, पृष्ठ ग्रंथि का या प्रोस्टेट ग्रंथि का। ठीक है। ये दोनों पृष्ठ ग्रंथियां संयुक्त होकर के सामान्य पृष्ठ ग्रंथि का निर्माण करती हैं, और इसमें लगभग 2 दर्जन नलिकाएं होती हैं जो मूत्र मार्ग में जाकर के खुलती हैं। पृष्ठ से एक प्रकार का द्रव स्रावित होता है जिसे पृष्ठ द्रव कहते हैं। यह द्रव शुक्र को विशिष्ट गंध प्रदान करता है। जो स्पर्म होते हैं, शुक्राणु होते हैं, उनमें से एक अजीब सी स्मेल आती है वीर्य से, तो वो जो स्मेल आती है वो काय की वजह से आती है, पुरस्थ ग्रंथि से जो लिक्विड पदार्थ निकलता है उसके वजह से इसमें विशेष स्मेल आती है। पुरस्थ या प्रोस्टेट ग्रंथि शुक्राशय द्रव के साथ मिलकर के मूत्र मार्ग में पहुंचते हैं। ठीक है। अब लास्ट हमारा हिस्सा क्या है, श्वसन। ये जो है श्वसन, ठीक है, इसे हम इंग्लिश में पेनिस कहते हैं। श्वसन पुरुषों का संभोग करने वाला अंग होता है। श्वसन के माध्यम से ही शुक्राणु मादा प्रजनन तंत्र में पहुंचते हैं। मूत्र मार्ग मूत्राशय से प्रारंभ होकर श्वसन से जाकर गुजरकर उसके ऊपरी भाग में खुलता है। आप देखेंगे कि मूत्राशय से भी जो नली आ रही है वो भी काय में जा रही है, श्वसन में। शुक्राणु की जो नली आ रही है वो भी काय में आ रही है, श्वसन में। दोनों एक ही हो गई यहाँ पे आके, और ये दोनों आगे बढ़ती हैं। श्वसन में अत्यधिक रक्त की आपूर्ति होती है, और साथ ही साथ इसकी पेशियां विशिष्ट प्रकार की होती हैं जो इसे कड़ापन प्रदान करती हैं। जब रक्त ज़्यादा इसमें आ जाता है, बहुत ज़्यादा मांसपेशियां हैं, तो जब रक्त ज़्यादा इसकी तरफ आता है तो फिर ये इसमें क्या आ जाता है, कड़ापन। ठीक है। श्वसन शुक्र से को शरीर से बाहर निकालकर मादा योनि यानी वजाइना में भीतर पहुंचाता है। ठीक। अब आता है हमारा क्या, मादा जनन तंत्र।
मानव जनतंत्र की बात करें तो इसमें पहले हम अंग देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा अंग तो है नहीं है। तो भाई ये क्या है, ये हमारा जो है अंडा है, अंडाशय। क्या है, अंडाशय। कितने हैं, 2। तो ये दोनों क्या है भैया, अंडाशय, ये दोनों अंडाशय। और ये क्या है भाई, गर्भाशय। क्या है, गर्भाशय। अच्छा, और ये क्या है, ये दोनों क्या है, अंडवाहिनी, फैलोपियन नलिकाएं। ठीक है, ये जो हिस्सा है ये क्या है, ग्रीवा। ये क्या कहलाता है, ग्रीवा। और ये हिस्सा क्या कहलाता है, योनि। ठीक है, तो ये ज़्यादा इसमें अंग है नहीं है। योनि, ग्रीवा, गर्भाशय, अंडवाहिनियाँ, अंडाशय। ठीक है, और अंडाशय को जो पकड़ती हैं वो नलिका, इन्हें कहते हैं फिब्री। क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं फिब्री, फिब्री। ठीक है, अब देखिए, तो मादा जनन तंत्र में निम्नलिखित अंग होते हैं, कौन कौन से, अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि। ठीक है, अब अंडाशय की पहले बात करते हैं, सबसे पहले बात क्या करते हैं, अंडाशय की। तो अंडाशय, प्रत्येक मादा में एक जोड़ी अंडाशय होता है। एक जोड़ी मतलब 2, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ठीक, यह उदर के निचले भाग में, नीचे नीचे वाले हिस्से में होता है। श्रेणी गुहा में दोनों ओर, दाएं और बाएं ओर एक एक स्थित होते हैं, एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ। ठीक, प्रत्येक अंडाशय का आकार, अंडाशय एक अंडाकार ओवल रचना होती है। प्रत्येक अंडाशय लगभग 4 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 1.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। ये प्रश्न कभी बन जाए तो, 4 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा, 1.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। अंडाशय, ये टिक कर लिख लेना अच्छे से, पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा उदर गुहा से सटा रहता है। किस झिल्ली से, पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा कैसे, उदर गुहा से चिपका रहता है। अंडाशय का बाह्य स्तर एपिथीलियल का बना होता है, एपिथीलियल टिश्यू, जिससे हमारी क्या बनी होती है, त्वचा बनी होती है। ठीक है, तो किसी भी अंग की बाहरी त्वचा कैसे बनी होती है, एपिथीलियल, उपकला ऊतक हिंदी में कहते हैं। कैसे बनी होती है, एपिथीलियल से बनी होती है, जिसे जनन एपिथीलियम कहते हैं। अंडाशय का आंतरिक भाग तंतुओं और संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक मतलब होता है कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू, जो जोड़ने वाले काम करते हैं, का बना होता है। बाहरी भाग एपिथेलियल टिश्यू से, अंदर वाला भाग कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, जिसे स्टोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम स्टोमा कहते हैं। अंडाशय का मुख्य कार्य क्या होता है, अंडाणु ओवम पैदा करना। क्या करता है, ये ओवम पैदा करता है, अंडाणु पैदा करता है। अंडाशय से 2 हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। रिलैक्सन हमेशा नहीं निकलता, रिलैक्सन केवल प्रसव के समय निकलता है। कब निकलता है, प्रसव के समय, है ना। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्त्राव होता है, जो ऋतु स्त्राव को कंट्रोल करता है, यानी आपके मासिक धर्म को ये नियंत्रित करते हैं। कौन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। और केवल यही नहीं करते हैं, लड़कियों के लिए उचित लक्षण, जैसे कि वक्षस्थलों का बड़ा होना, कूल्हों का बड़ा होना, है ना, आवाज का पतला होना, है ना, गुप्तांगों के बालों का आना, ये सब भी काय के से तय होता है, इन हार्मोन से के कारण ही तय होता है। ठीक, अब बात कर रहे हैं कहा कि ये क्या है, हमारी अंडवाहिनी, इन्हें क्या बोलते हैं अपन, फैलोपियन नलिका। तो हम जब फैलोपियन नलिका की बात करें तो थोड़ा इन्हें देख लेना। तो फैलोपियन नलिका की बात करते हैं, अंडवाहिनी जो होती है हमारी अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, क्योंकि दोनों अंडाशय से, एक ये है और एक ये है। ठीक, जो गर्भाशय के ऊपरी भाग के दोनों बगल लगी, इस बगल भी और इस बगल भी। प्रत्येक फैलोपियन नलिका की लंबाई, ये अच्छे से टिक कर लेना, 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। क्या होती है, 10 सेंटीमीटर लंबी। इस नलिका का एक सिरा गर्भाशय से, एक सिरा काय से लगा है, गर्भाशय से। ठीक है, और गर्भाशय संबंध रहता है, और दूसरा सिरा काय से रहता है, अंडाशय से। काय से रहता है, अंडाशय। यहाँ पर उंगलियों के समान एक झालर बनी होती है। ये देखो, ये झालर बनी है, उंगली समान झालर, है ना, झालर बनाता है। इस रचनाओं को कहते हैं फिब्री। क्या कहते हैं, फिब्री कहते हैं। जब अंडा परिपक्व होता है तो ये फिब्री पकड़ कर ही अंडा को कहाँ भेज देती है, अंडवाहिनी में, फैलोपियन नलिका में। अंडाणु जब अंडाशय से बाहर निकलता है तब वह फिब्री द्वारा पकड़ लिया जाता है। इससे निकलेगा, इससे बाहर, तो कौन पकड़ लेगा, फिब्री पकड़ लेगी। और इसके बाद अंडाणु फैलोपियन नलिका गुहा में पहुंच जाता है। यहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा, वो इधर पहुंच जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा, शुक्राणु। शुक्राणु आकर फिर निषेचन कहाँ पर होगा, फैलोपियन नलिका में। ठीक है, फैलोपियन नलिका से अंडाणु गर्भाशय में पहुंच जाता, नहीं पहुंचता, कब पहुंचता है, जब वो निषेचित होकर पहुंचता है। वैसे नहीं पहुंचता, वैसे यही नष्ट हो जाएगा पर वो 28 दिन में। ठीक है,
फैलोपियन नलिका का प्रमुख कार्य फिब्री द्वारा अंडाणु को पकड़ना और गर्भाशय में पहुंचाना होता है। ठीक, अब बात कर रहे हैं अपन काय की, गर्भाशय का ही बात कर रहे हैं। यूट्रस, यूट्रस माने क्या होता है, गर्भाशय। गर्भाशय क्या कहते हैं, यूट्रस कहते हैं। ठीक है, अब भाई जो गर्भाशय है, एक गर्भाशय जो होता है एक नाशपाती, नाशपाती का फल होता है के समान रचना होती है, नाशपाती के फल के समान रचना होती है आकार। यह श्रेणी गुहा में स्थित होता है, सामान्यतः 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 3.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। सामान्य कंडीशन में 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 3.5 सेंटीमीटर मोटा होता है क्या, गर्भाशय। क्या, गर्भाशय। इसके ऊपर की तरफ दोनों ओर अर्थात दाएं और बाएं कोण पर अंडवाहिनी खुलती हैं। दाएं और बाएं, और ये क्या खुल रही हैं, दाएं ओर और बाएं ओर क्या खुल रही हैं, अंडवाहिनी। ठीक है, ये क्या है, गर्भाशय। ठीक है, इसका निचला हिस्सा सकरा होता है। निचला हिस्सा कैसा है इसका, सकरा। ये दिख रहा है आपको, ये निचला हिस्सा कैसा हो गया, सकरा। सकरा होता है, सकरा होता है जिसे क्या कहते हैं अपन, जिसे हम ग्रीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, ये हिस्सा क्या है इसका, ग्रीवा है। ठीक है, ग्रीवा आगे की ओर योनि में परिवर्तित हो जाता है, और ग्रीवा को और आगे पहुंचाएंगे तो ये क्या बन जाएगी, आगे योनि। ठीक है, परिवर्तित हो जाता है। गर्भाशय का निचला छिद्र इसी में खुलता है। गर्भाशय की भित्ति पेशीय होती है, पेशीय मतलब मांसपेशियों से बनी होती है। ठीक है, जिसके भीतर खाली जगह होती है जिसमें बच्चा बनेगा आगे जाके। गर्भाशय की भित्ति के अंदर की ओर एक कोशीय स्तर होता है जिसे गर्भाशय अंतः स्तर एंडोमेट्रियम कहते हैं। अंदर एक क्या होती है, एक लेयर होती है। ठीक है, गर्भाशय प्रमुख कार्य निषेचित अंडाणुओं को भ्रूण परिवर्धन हेतु उचित स्थान प्रदान करना है। गर्भाशय का मुख्य काम क्या है कि जो निश्चित अंडा हो गया उससे क्या बनेगा, भ्रूण, तो उसके लिए एक पर्याप्त जगह कौन प्रदान करता है, गर्भाशय प्रदान करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात आती है योनि। योनि मतलब वेजाइना। वेजाइना, योनि, ये गर्भाशय का अंतिम हिस्सा है। बाहर से देखने में ये इस प्रकार का होता है। यह एक नली के समान संरचना है। नली की समान संरचना कहाँ तक है, यहाँ तक है। ये इसका बाहर का हिस्सा ये। ठीक है, यह लगभग 7.5 सेंटीमीटर। इस अगर हम वेजाइना की लंबाई की बात करें तो लंबाई कितनी होती है, ये लंबाई यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई टोटल 7.5 सेंटीमीटर होती है ग्रीवा तक। ठीक है, यह बाहर तल से गर्भाशय तक फैली रहती है। बाहर से लेकर कहाँ तक, गर्भाशय तक फैली रहती है। ठीक है, इसके सामने मूत्राशय तथा नीचे मलाशय स्थित होते हैं। ऊपर की ओर भैया मूत्र मार्ग होता है, ये ऊपर की ओर क्या होता है, ये मूत्र मार्ग होता है, और ये क्या है, योनि द्वार है, और इसके नीचे क्या आ जाएगा, ये गुदा आ जाएगा। ठीक है, योनि की दीवार पेशीय ऊतक से मतलब मांसपेशियों से बनी हो सकती है। ठीक है, योनि का एक सिरा मादा जनन छिद्र के रूप में बाहर खुलता है। एक सिरा ये योनि मार्ग से बाहर खुलता है, और दूसरा सिरा पीछे की ओर कायम खुल रहा है, ये, और ये गर्भाशय में कहाँ खुल रहा है, गर्भाशय की ग्रीवा से जुड़ा रहता है। योनि के शरीर के बाहर खुलने वाले छिद्र को क्या कहते हैं, योनि द्वार। ये क्या है, योनि द्वार, योनि द्वार कहते हैं, योनि द्वार कहते हैं। योनि की दीवार में क्या पाई जाती हैं, ये टिक कर, ये आप अच्छे से लिख लेना, बल्बोरीथल ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, तो मैंने आपको बताया था ना कि जब पुरुष संभोग के लिए तैयार होता है तो उसकी प्रोस्टेट ग्रंथि और हमारी जो है शुक्राशय से दोनों से एक लिक्विड पदार्थ निकलता है जो कि पुरुष के मूत्र मार्ग को तरल बनाता है। ठीक वैसा ही काम कौन कर रहा है यहाँ पर, बल्बोरीथल ग्रंथियां, है ना। तो संभोग के दौरान इनसे भी एक तरल लिक्विड स्त्राव होता है जिससे कि ये पाया जाता है, जिससे एक चिपचिपा द्रव निकलता है। यह द्रव संभोग के समय योनि को चिकना बनाता है। ठीक वैसे ही काम है जो कि प्रोस्टेट ग्रंथि काम था। तो यहाँ पर क्या याद रखना है, बल्बोरीथल ग्रंथियां। ठीक है, योनि एवं मूत्र वाहिनी के ऊपर, जैसे ये योनि द्वार है और ये क्या ऊपर, मूत्र मार्ग, इसके ऊपर एक मटर के दाने के आकार का हिस्सा होता है, इसे क्या बोलते हैं, भगसेफ। क्या बोलते हैं, भगसेफ। ठीक है, योनि एवं मूत्र वाहिनी के ऊपर एक छोटा सा मटर के दाने के जैसा उभार स्थित होता है जिसे भग शिश्निका
कहते हैं। यह एक अत्यंत उत्तेजक अंग होता है। इसको अंडरलाइन कर लेना कि मादा जननांग में उत्तेजना पैदा करने वाला सबसे उत्तेजक अंग कौन सा होता है? भगसेफ होता है। क्या होता है? भगसेफ होता है। जिसे स्पर्श करने या शिशन के संपर्क में आने से स्त्री को अत्यधिक सुखानुभूति होती है। मैथुन के समय शिशन से वीर्य निकलकर योनि में गिरता है तथा योनि इसे गर्भाशय में यहाँ पहुंचेगा, तो यहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा? गर्भाशय में। ठीक है, वीर्य। अब बात करते हैं अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग मतलब अंडा कब बनता है? तो हमने क्या कहा है कि भाई अंडाशय का काम होता है अंडे का निर्माण करना। तो अंडाणु के परिवर्तन के समय साथ साथ गर्भाशय भी परिवर्तित होता है। परिवर्तन की ये क्रियाएं हार्मोन द्वारा कंट्रोल होती हैं। कौन कंट्रोल करता है? हार्मोन। 28 दिन की सक्रियता में मानव अंडाशय सामान्यतः केवल एक अंडाणु की उत्पत्ति होती है, यानी दोनों अंडाशय में से एक बार इस तरफ बनेगा और एक बार इस तरफ बनेगा। ठीक है। अंडाशय द्वारा अंडाणु की निर्मुक्ति को क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग। जब अंडाणु बन के छूट जाता है, वो फैलोपियन नलिका में पहुंच जाता है, उसे कहते हैं अंडोत्सर्ग। अंडे का उत्सर्ग मतलब निकलना। ऋतुस्राव चक्र की बात करें हम, तो ऋतुस्राव चक्र जो होता है हमारा का ऋतुस्राव चक्र का पाया जाना प्राइमेट्स का प्रमुख लक्षण है। स्त्री का प्रजनन काल 12-13 वर्ष की उम्र में प्रारंभ हो जाता है, जो 45-50 साल की उम्र तक चलता है। इस प्रजनन काल में गर्भावस्था को छोड़कर प्रति 26 से 28 दिन, जब प्रेग्नेंट होती है महिला, तब माहवारी नहीं आती, उसको छोड़ करके हर महीने 26 से 28 दिन के बीच में की अवधि पर गर्भाशय से रक्त तथा आंतरिक दीवारों से श्लेष का चिकने पदार्थ का स्त्राव होता है। यह स्त्राव 3 से 4 दिन तक चलता है, जिसे हम क्या कहते हैं? रजोधर्म या मासिक धर्म या ऋतुस्राव चक्र, या शॉर्ट में कह देते हैं MC। ठीक है। ऋतुस्राव के प्रारंभ होने के 14 दिन बाद अंडोत्सर्ग होता है। जब मासिक धर्म आ गया, उसके कितने दिन बाद? उसके 14 दिन बाद क्या निकलता है? अंडा निकलता है। ठीक है। और अंडोत्सर्ग दोनों अंडाशय से बारी बारी होता है। ऐसा नहीं कि दोनों अंडाशय में एक साथ बन जाए अंडाणु, नहीं। एक बार इस वाले में बनेगा तो दूसरी बार इस वाले में बनेगा। अंडोत्सर्ग के समय के पश्चात अंडाणु अंडवाहिनी में पहुंच जाता है। जब अंडा 14 दिन में बन के तैयार हो गया, तो फिब्री पकड़ेगी, उसको कहाँ ले जाएगी? अंडवाहिनी। और 15वें से 19वें दिन तक यहीं पर रहता है। अगर इस दौरान संभोग होता है तो फिर गर्भ धारण की क्षमता संभावना सबसे ज्यादा होती। ठीक है। यदि स्त्री संभोग करे तो वह अंडाणु निषेचित होकर गर्भाशय में चला जाता है, अन्यथा वह अगले ऋतुस्राव में बाहर निकल जाता है। अगर इस बीच संभोग नहीं हुआ तो वह नष्ट हो जाएगा और ऋतुस्राव में शरीर से बाहर निकल जाएगा। लड़कियों मासिक धर्म या ऋतुस्राव का प्रथम चक्र 12-13 वर्ष की उम्र प्रारंभ होता है। इसे क्या बोलते हैं? मेनार्की। क्या कहे जाते हैं? मेनार्की। ये आप याद रखना, जो पहला मासिक धर्म उसे क्या बोलते हैं? मेनार्की। अंडोत्सर्ग के पश्चात पुटक पीले रंग का हो जाता है और यह पुटक को पीत पिंड या कॉपर्स ल्यूटियम कहते हैं। जो अंडा निकलता है उसमें से जो उसका पीतक होता है वो पीले रंग का हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे पीत पिंड या कॉपर्स ल्यूटियम कहते हैं। पीत पिंड या कॉपर्स ल्यूटियम के परिवर्धन को नियंत्रण हार्मोन के द्वारा होता है। कॉपर्स ल्यूटियम द्वारा एक हार्मोन का स्राव होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। एस्ट्रोजन कहाँ से निकलता है? अंडाशय से। और उस अंडा जो बन गया, उस अंडे के पीत पुटक से क्या निकलता है? प्रोजेस्टेरोन। क्या निकलता है? प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। अब देखिए आप, गर्भ धारण हेतु उपयुक्त परिस्थिति, गर्भ कब धारण हो सकता है? गर्भ धारण हेतु सबसे अच्छी परिस्थिति क्या होती है? तो देखिए, संभोग क्रिया द्वारा हमेशा गर्भ धारण नहीं होता कि संभोग जितनी बार करो उतनी बार थोड़ी गर्भ धारण हो जाएगा। इसके लिए कुछ विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। नंबर 1, गर्भ धारण के लिए आवश्यक है कि ऋतुस्राव के 14वें दिन के आसपास या 11वें से 18वें दिन के अंदर संभोग का होना अनिवार्य है। तो 11वें से लेकर 18वें दिन, 14 दिन के बाद कम से कम। अंडवाहिनी एवं गर्भाशय सूजन व संक्रमण से, अगर मान लो अंडवाहिनी में सूजन है
तो शुक्राणु वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका जो द्वार है वो बंद हो जाएगा सूजने के कारण। या फिर गर्भाशय में कोई इन्फेक्शन है, कोई किसी प्रकार का कोई केमिकल बन रहा है, कोई अंदर रसायन बन रहा है, तो वो शुक्राणु नष्ट हो जाएंगे अंदर जाके। वो शुक्राणु बहुत संवेदनशील होते हैं। शुक्राणु लाखों निकलते हैं, अंडा तो एक ही होता है। उस लाखों में से एक आध कोई पहुंच जाए, वो किस्मत वाली बात है ना। वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या भी समान होनी चाहिए। मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि वीर्य में उतने शुक्राणु नहीं होते, वीर्य पतला होता है, तो फिर वो सही तरीके से जो है, जो उतने होंगे नहीं तो पहुंच ही नहीं पाएंगे वो। ठीक। मानव प्रजनन की क्रियाविधि बात करें तो मानव प्रजनन में 3 अवस्थाएं होती हैं। मान लीजिए शुक्राणु पहुंच गया अंदर, ये शुक्राणु ये अंडे से लाखों चैंट रहे हैं गिनने मिनने से, और एक आध अंदर इसके कोई एंटर कर पाएगा। ये पहुंच गया तो अंडा निश्चित हो जाएगा। दोनों अंडाणु शुक्राणु मिलकर दोनों एक हो जाएंगे, उसे क्या कहेंगे? युग्मनज। क्या कहेंगे? युग्मनज। और 2 सप्ताह तक ये युग्मनज रहता है, 14 दिन तक क्या रहता है? युग्मनज। उसके बाद फिर दूसरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पहले क्या कहलाती है? युग्म जनन, फिर निषेचन और भ्रूणीय विकास। नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के आपस में मिलने से युग्मनज या जायगोट बनने की क्रिया निषेचन कहलाती है। क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। ठीक। ओके। निषेचन क्रिया के बाद बना युग्मनज तीव्रता से समसूत्री विभाजन द्वारा। देखो यहाँ पर जो मिले थे अंडाणु शुक्राणु, ये क्या हुआ यहाँ पर हुआ था अर्धसूत्री विभाजन। और जब वो बन के दोनों से एक कोशिका हो गई, ध्यान सुन लेना, एक कोशिका हो गई तो उससे क्या बन उससे उसमें फिर क्या हुआ? अब एक कोशिका से बच्चा बनेगा नहीं, उसमें क्या होगा? विभाजन होकर बहुत सारी कोशिकाएं बनती जाएंगी। उसे क्या कहेंगे? समसूत्री विभाजन। यानी एक कोशिका बन गई थी और उनसे फिर बहुत सारी कोशिकाएं बनने लगेंगी, और फिर वो धीरे धीरे बच्चे का निर्माण होने लगता है, और अंततः गर्भाशय में एक पूर्ण विकसित शिशु को स्थापित करता है। निषेचन के लगभग 10 सप्ताह तक के विकसित युग्मनज को क्या कहते हैं? भ्रूण तथा युग्मनज में होने वाले विभिन्न कृमिक परिवर्तनों को भ्रूणीय विकास कहते हैं। भ्रूण में 5वें सप्ताह तक 3 जननिक स्तरों का निर्माण होता है। 5वें सप्ताह तक 3 स्तर बनते हैं। जैसे पहले क्या बनता है? एंडोडर्म, फिर मीसोडर्म, ठीक है, उसके बाद में एक्टोडर्म के, है ना। तो ये 3 स्तर होते हैं 5वें सप्ताह तक। पहले कौन सी लेयर बनेगी? एंडोडर्म, फिर बनेगा मीसोडर्म अगली लेयर, और फिर बनेगा हमारा एक्टोडर्म। इसके पश्चात इन स्तरों से विभिन्न अंगों का, जब ये लेयर बन गई ना अंदर की, तो फिर सिर बनेगा, हाथ पैर अंग, आंतरिक अंग, बाह्य अंग बनते हैं। भ्रूण का पोषण कैसे होता है? जरायुज, एमनियन या अपरा, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। जरायुज क्या हो गया? उसकी नाल हो गई, जो काश जुड़ी रहती है, प्लेसेंटा से, जुड़ी रहती है प्लेसेंटा से द्वारा होता है। मनुष्य में गर्भधान 280 दिन का होता है। या सप्ताह की करें तो अपन कितने सप्ताह हो जाता है? 40 सप्ताह। महीने की करें तो 9 महीने। एक निश्चित उम्र 40 से 45 की उम्र के बाद ऋतुस्राव बंद हो जाता है। शुरू हो रहा तो उसे मैनारी कह रहते हैं, जब बंद होता है उसे रजो निवृत्ति या मेनोपोज कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनोपोज। तो ये हमारा प्रजनन तंत्र हो गया कंप्लीट। ठीक है। अब कोई दिक्कत आपको इसमें तो पूछ लेना।